हमारा आज का सबसे स्पेशल सेशन वो क्यों? क्योंकि हमारे मेहमान जो हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, वो ऐसे शख्स हैं। मैं पिछली बार जब इनका इंटरव्यू कर रही थी तो सर ने सारी भविष्यवाणियां और सारी प्रोजेक्शंस के अगेंस्ट जाते हुए भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में एक प्रचंड जीत दिला दी थी। इस बार जब मैं इंटरव्यू कर रही हूं तो उससे बड़ी ऐतिहासिक जीत बिहार में दिलाकर ये भारतीय जनता पार्टी को आए हैं। तो जहां भी धर्मेंद्र प्रधान जी को भेजा जाता है वहीं कमल खिला के आते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। पहले तो बहुत बधाई आपको। और सवाल मेरा कि करते कैसे हैं यहाँ पे, जहां भेजा जाता है वहीं जीत हो जाती है। अरे मेघा जी, आपने मेरे को बुलाए है युवाओं से मिलाने के लिए, यूथ कॉन्क्लेव पे बुलाए हो तो बताना तो पड़ेगा ना। पुराने चुनाव कैसे जीते लोगों ने, बिहार की जनता ने आशीर्वाद किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में भरोसा किया, एनडीए की नेतृत्व में भरोसा किया, और वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक विश्वसनीय चेहरा है। ये सब फैक्टर रहा बिहार में। बिहार की नौजवान, बिहार की महिला, बिहार की वंचित वर्ग एक लंबी छलांग लगाने की मन बनाया है। उसमें से इस बार की विजय उसकी एक प्रमुख कारण है। एक बात बताइए सर, देखिए बिहार में आप सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे, लेकिन खुद अपने दम पर आपको बहुमत नहीं मिली। आपके पास आपके अलायंस पार्टनर हैं। बिहार को लेकर क्या प्लान है? क्या ऐसा प्लान है कि भारतीय जनता पार्टी अब इतनी स्ट्रांग बने, इतनी अपने आप को एक्सपैंड करे कि अगली बार अपने दम पे सरकार बनाए, किसी और के सहारे की जरूरत ना पड़े? ऐसा नहीं है। हम पिछले 20 साल से 2005 से जी वहाँ एनडीए की एक सक्सेस, एनडीए तो हम चलाते हैं 96 से। बिहार में हमारी एनडीए की जो अभी के फॉर्म में 96 से है, लेकिन 2005 से हमारी सक्सेसफुली हमने कंटिन्यूसली कई बार एक चुनाव छोड़ के कई चुनाव हम लोगों ने इकट्ठा जीते हैं। हम तो बिहार में लड़े ही थे 101 लड़के बहुमत कैसे लाएंगे? हमारी एनडीए का ही बहुमत आवश्यकता था, जिसमें हमने रिकॉर्ड मतों से 200 पार करके हमारी एनडीए की सीट को हमने जीता है। हमने 200 ही जीता है, 200 पार किया है, यह हमारा बहुमत है। इसलिए ये कोई हमारे भारतीय जनता पार्टी नहीं है। आज देश में जिस प्रकार की डेमोक्रेटिक सिचुएशन है, हम एक सक्सेसफुली प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक गठबंधन चलाते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस चलाते हैं। कई पार्टी उसमें से हमारे साथ है, बिहार में भी कई पार्टी हमारे साथ है। आज पार्टी का विषय नहीं, आज हम एनडीए के विषय लेकर चलते हैं। दक्षिण में भी है, उत्तर में भी है, पश्चिम में भी है और पूर्व में भी है। सर्वदूर हम एनडीए चलाते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी उसकी लीडिंग पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व है। नीतीश कुमार जी को लेकर कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं, सारे अटकलें आपकी गलत हो चुका है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब ठीक चल रहा है। नहीं, पूरा 5 साल करेंगे वो, क्या लग रहा है? आप बताइए, आप सबसे बड़ी पार्टी है सर, दावा तो आप ही का होना चाहिए था मुख्यमंत्री के चेहरे पर। इस प्रश्न का कोई अभी औचित्यता नहीं है, रिलेवेंस नहीं है। अभी हमने एक बहुत बड़ी चुनाव जीत के आए हैं और वहां नीतीश कुमार जी अभी मुख्यमंत्री हैं। चलिए, एक चुनाव से निकले दूसरे चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वो है बंगाल। बंगाल में आपने खासा काम किया है। ये बताइए, इस बार क्या तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में? सर, पिछली बार पूरी कोशिश की थी आप लोगों ने, कई लोग दल बदल के आपके तरफ आ गए थे, इस बार तो वो भी नहीं आ रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी की क्या तैयारी हो रखी है वहां। भारतीय जनता पार्टी का बात छोड़िए, बंगाल की जनता ने तैयार बैठा है इस बार सत्ता परिवर्तन के लिए। मैं उड़ीसा का हूं, मैं कई खबर बंगाल से हमको मिलती रहती है। हम जब गांव जाते हैं, राजधानी जाते हैं, सहज रूप में बंगाल की खबर हमारे पास सामाजिक तौर से आ जाती है। समाज के लोग मिल जाते हैं, व्यापारी मिल जाते हैं, लोग मिल जाते हैं। बंगाल में जिस प्रकार की शासन चल रहा है, कोई शासन है ही नहीं। अराजकता, भ्रष्टाचार, परिवारवाद चरम पे है। बंगाल की प्रबुद्ध जनता सर्वदूर इस बार एक राजनीतिक परिवर्तन के लिए मन बना चुकी है। सर, पिछले 15 साल से आप यही बात बोल रहे हैं, 15 साल से दीदी वापस बार बार आ रही है, आप लोग को हरा कर आ रही है। इस बार क्या बदलेगा? देखिए, 15 साल में हमारी वृद्धि को तो देखिए। हम एक सामान्य डिस्टेंट थर्ड पार्टी से आज बंगाल में लगभग 40% वोट लेके एक सॉलिड ऑल्टरनेटिव पार्टी हम लोगों ने 2019, 22, 24 और अभी जब 26 को चुनाव होगा, हमने देखिए नंबर 1 पार्टी होने के लिए अब नंबर 3 नंबर 1 नहीं होता है। एक आधा में इलेक्शन हुई है, ज्यादातर 1, 3, 2, 1। हम पहले 3 थे। पिछले चुनाव में हम लोगों ने 19 में हम लोगों ने 2 हुआ जी लोकसभा में,
जी। फिर 22 की विधानसभा में हम सशक्त विरोधी दल बने, जी। 70 से प्लस ज्यादा हम सीट जीते। जी, बिल्कुल। फिर हम 24 में हमारी भले ही सीट कम आई, लेकिन हमारी जो वोट की कैपेसिटी परसेंट एक कंटिन्यूटी रहा, 40% प्लस कंटिन्यूटी रहा, और इस बार हम सत्ता परिवर्तन कर ही देंगे। दीदी से कैसे डील करेंगे सर? दीदी नहीं, को तो कैसे हमारी- टैकल करेंगे? कोई दीदी तो हमारी प्रतिद्वंदी है, उनकी नीति, उनकी नीयत, उनकी प्रचेष्टा के ऊपर ही हमारा सवाल है। व्यक्तिगत दीदी अपना एक अलग विषय है, लेकिन हमारी ममता बनर्जी जी की जो राजनीति है, अनुप्रवेशकारियों को महत्व देना, हाँ, भ्रष्टाचार को महत्व देना, अत्याचार को महत्व देना, हिंसा को महत्व देना, ठीक है। यह बंगाल की जनता को एक्सेप्ट नहीं होती है। यही हमारी मुद्दा है, इसी के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी के ऊपर से आप जीत जाएंगे, आपको भरोसा है सर? बिल्कुल 100% भरोसा है मेरा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं हमारी भरोसा छोड़िए, मैं तो प्रतिद्वंदी हूं, मैं तो प्रतिस्पर्धा में हूं, मैं तो मेरा मन बनाया हूं, मैं लड़ूंगा ठीक से, राजनीतिक लड़ाई लड़ूंगा ठीक से। लेकिन इस बार मैं जो लक्षण दिख रहा हूं, बंगाल की जनता मन बनाया है। और एसआईआर से कितनी मदद होने वाली है आप लोग को? ऐसा तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, मतदान सूची को, मतदाता सूची को एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग कई सालों से उसको परिष्कार करते आई है, समय समय रहते हुए। इस बार सर्वदूर हो रहा है। दीदी ने कहा आप इलेक्शन कमीशन का मिसयूज कर रहे हैं। आप किस तरीके से इलेक्शन कमीशन का यही- मिसयूज कर रहे हैं? रेड्स में पहुंच जाती है ममता बनर्जी, वहां पर कहती है आप स्ट्रैटेजी चुरा रहे हैं। आप फाइल लेकर, हरी फाइल लेकर खड़ी हो गई, कह रहे हैं स्ट्रैटेजी चुराने आई थी उनका भारतीय जनता पार्टी। भ्रष्टाचार ही स्ट्रैटेजी है। हाँ, उनका भ्रष्टाचार ही स्ट्रैटेजी है। उनके प्रदेश में जो लोग भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, एजेंसियां तो आपने काम करेगी, भ्रष्टाचार करोगे और फिर सीनाचोरी करोगे, इससे कैसे होगा? आप भ्रष्टाचारी हो, आप भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े दिखते हो, आपकी मंत्रियों के घर में पहाड़ जैसा नोट की बंडल मिलता है, आपके आधे नेता केस के अंदर है, गंभीर संगीन भ्रष्टाचार में संलग्न है। ममता जी उन्हीं के साथ खड़े हैं। अभी आपसे एक बात पूछूं सर, आपकी जो बंगाल यूनिट है ना भारतीय जनता पार्टी की, बड़ी फैक्शंस हैं उस यूनिट में, यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, और ये एक बड़ी परेशानी है। ये आपको मानना पड़ेगा सर, ये है, इशू है आपके बंगाल यूनिट में। हाउ आर यू गोइंग टू डील विद दैट? तो है ही नहीं तो अब जबरदस्ती मेगा जी कहने से कैसे मैं मान जाऊंगा? सर अलग अलग फैक्शंस का नाम लूं क्या? मैं देखो, मेरा पार्टी तो घर की पार्टी नहीं है ना, कोई मालिक की पार्टी नहीं। मेरे पार्टी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है, 5 प्रकार के बड़े चेहरे रहेंगे, नेतृत्व रहेंगे। हाँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सौमिक भट्टाचार्य एक सुलझे हुए नेता है। हाँ। हमारे नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी एक लड़ाकू नेता है। हाँ। हमारे अनुभवी नेता, मेरे साथ जो सहयोगी मंत्री है दोनों, शांतनु ठाकुर और सुकांत मजूमदार, बड़े एक्सेप्टेबल चेहरे हैं। हाँ। हमारे बहुत अनुभवी नेता दिलीप घोष जी हैं। ये सारे लोगों को मिला के बंगाल में एक सशक्त लड़ाई लड़ेंगे। शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, कैंप्स बटे हुए सर। देखो, कोई किसी के कोई मतभेद नहीं है। पार्टी के मूल पे, बंगाल की हितों के मूल पे सब लोग इकट्ठा है। ठीक है, ओके। अब थोड़ा आते हैं आपके मंत्रालय पर सर। आप लोग एज अ पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की बहुत खिलाफत करते हैं। आप लोग कहते हैं कि भाई ये होना चाहिए। कुछ एजुकेशनिस्ट अब देश में हैं जो ये बात कहते हैं कि वन नेशन वन करिकुलम, वन नेशन वन सिलेबस, वन करिकुलम, वन बोर्ड, ये होना चाहिए। मैं एजुकेशन मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आपका मत क्या है? आपको लगता है कि ये हमारे देश में लागू हो सकता है, होना चाहिए? मेगा जी, आप इस विषय को, प्रश्न को पूछने के पहले थोड़ा आपको एक विषय की स्पष्टता होनी चाहिए। हमारे देश की जो कामकाज की बंटवारा है, केंद्र क्या करेगा, राज्यों क्या करें, कौन से विषय को जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्करेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है, कुछ हिस्से की दायित्व राज्यों की है और कुछ हिस्से की दायित्व केंद्र की है। इसलिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट ही यूनिफाइड नहीं है, सहमति बनानी पड़ेगी, आवश्यकता ही नहीं है। कुछ काम देखो, मातृभाषा आधारित शिक्षा, हर एक राज्य की मातृभाषा अलग अलग है, वो एक हो ही नहीं सकता है। आप दिल्ली से उसको चला नहीं सकते हो। तमिलनाडु में तमिल भाषा ही चलेगा, पंजाब में पंजाबी भाषा ही चलेगा, बंगाल में बंगाली भाषा ही चलेगा, असम में ओहमिया भाषा ही चलेगा, तो केरला में मलयालम भाषा चलेगा। ये सारा विषय केंद्र से नहीं चल सकता है। सर, भाषा की बात में आप क्लैरिफाई करिए। मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इस बार एनईपी ने, जब हमारे देश में कैरिकुलम बनता है स्कूल एजुकेशन की, वो एक कैरिकुलम नेशनल कैरिकुलम बनता है, एनसीएफ बनता है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। हर एक राज्य उस कैरिकुलम फ्रेमवर्क के आगे चल के स्टेट कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनाते। मान लो
एक हिस्ट्री का चैप्टर बनानी है, हिस्ट्री की चैप्टर बनानी है। हर एक राज्य की अपना अपना गौरव है, अपना अपना अस्मिता है। उस हिसाब से स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क उस विषय को सिलेबस में लाएगा। ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की इंस्पिरेशन से, ओरिएंटेशन से स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क होगा, उसी में से अलग अलग टेक्स्ट बुक बनेगा। इसके अलावा हमारी एक नेशनल बोर्ड है सीबीएसई, हमारे नेशनल बोर्ड की रिकमेंडेड किताब बनाने के लिए एनसीईआरटी जैसे एक थिंक टैंक काम करती है जी। उस एनसीईआरटी एससीईआरटी से मिलकर राज्यों की किताब बनाती है। ये पिछले 78 साल में ये एकदम कोहेसिव मैकेनिज्म हमारा देश में है। जैसे अभी हम लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें कई सारे फीचर्स हैं। उसकी करिकुलम फ्रेमवर्क नेशनली बनी, कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में बनी है। उसमें फिर सिलेबस बनी, फिर अभी टेक्स्ट बुक हम 8वीं तक बना लिए हैं, उसकी काम एनसीईआरटी कर रहा है। कई राज्य एनसीईआरटी किताब को हूबहू अडॉप्ट करते हैं, हाँ। कुछ राज्य अडॉप्ट भी करते हैं, कुछ राज्य अपना बनाते हैं। इतने बड़े देश में, इतने बड़े प्रजातंत्र में ये स्वतंत्रता हमारे संविधान ने दिया है। कॉन्करेंट लिस्ट में प्राथमिक शिक्षा होने का ये सब अपना अपना बनाएंगे। हायर एजुकेशन में यूजीसी सिलेबस के गाइडलाइन देती है, लेकिन सभी यूनिवर्सिटी की अपने अपने अधिकार है अपना अपना सिलेबस बनाने के लिए, अपना अपना टेक्स्ट बुक बनाने के लिए। इंजीनियरिंग एजुकेशन में आईआईटी जो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस है, INI है, ये सब स्वतंत्र है, उनको ऑटोनॉमी है, अपना अपना क्या क्या पढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद IIM में कोई कोर्स ही नहीं है, IIM है बिजनेस स्कूल है, केस स्टडी कोई कोर्स बनाते हैं, केस स्टडी कोई कोर्स, ये ऑटोनॉमी उनको देना पड़ेगा। इसको आप सिंगल विंडो में फ्रेमिंग नहीं कर सकते हो, सिंगल फ्रेमिंग नहीं कर सकते हो। वैसे ही AICT देश की बेसिक इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक में क्या पढ़ाया जाएगा, इसकी एक यूनिफाइड मॉडल AICT दिया है। NCT टीचर्स एजुकेशन के करिकुलम क्या होगा, एक यूनिफाइड मॉडल है। यानी मैं कहने का उद्देश्य, कुछ विषयों में हमको डिसेंट्रलाइज मॉडल में जाना पड़ेगा, कुछ विषयों में हमको एक यूनिफाइड गाइडलाइन देना पड़ेगा, कुछ इंस्टीट्यूट में स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी। ये भारत के एजुकेशन मॉडल है जिसको NEP ने भी और स्पेसिफिक आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ दिस इज कि ये स्कूल एजुकेशन में ये नहीं हो सकता है। The long and short of this is ये स्वतंत्र देना पड़ेगा, विशेष को इसको विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा, अपने अपने भाषा, अपने अपने आइडियाज, अपने अपने मोरल्स। देखो साहस की एक कहानी उत्तर प्रदेश में अलग होगा, तमिलनाडु में अलग होगा। जी बिल्कुल, स्टोरी थीम रहेगा साहस, करेज रहेगा, लेकिन उसकी एग्जाम्पल्स अलग अलग होगा, तो टेक्स्ट बुक भी अलग अलग होगा। जी ओके। अब आपके मंत्रालय में कुछ अच्छे काम भी हुए हैं सर। ऐसा है कि वैश्विक स्तर पर अब हमारे जो नीश इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे IIM ने अभी एक्सपैंड किया है अपने आप को, दुबई में एक नया कैंपस खोला है IIM दुबई, विच इज़ अ वेरी बिग डील, और उसके लिए बधाई आप लोग को। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ सर कि ये अभी पहला एक आध दो चीज़ हम देख रहे हैं, कुछ मेजर चीज़ें यहाँ पाइपलाइन में हैं क्या? क्या हमारी IITs IIM अब हम दुनिया के अलग अलग देशों में बड़े स्तर पे देखेंगे क्या? देखिए, हमारे देश में एक फोकस पिछले, जब से माननीय प्रधानमंत्री देश की बागडोर संभाले हैं, उन्होंने एक पैराडाइम शिफ्ट किया है। उन्होंने कहा कि देखो शिक्षा में डिग्री इंपॉर्टेंट है, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है डिग्री सेंट्रिक है। हाँ। प्रधानमंत्री जी ने आके उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट किया, डिग्री आर इंपॉर्टेंट बट इक्वली कॉम्पिटेंसी इज इंपॉर्टेंट। हुनर इतना ही महत्वपूर्ण है, स्किल उतना ही महत्वपूर्ण है। NEP 2020 में एक प्रमुख स्ट्रैटेजी है। हाँ। हमारी हायर एजुकेशन इकोसिस्टम को दो चीजों की ओर ले जाना, अप्लाइड एजुकेशन की ओर ले जाना, जिसमें स्किल आएगा, जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगा, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप कैपेसिटी बढ़ेगी। डिग्री सिर्फ पर्याप्त नहीं है, उसमें से कुछ कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, उसमें कुछ स्किल होनी चाहिए। अप्लाइड एजुकेशन अभी ऑर्डर ऑफ द डे, ये एक दिशा है। दूसरी, हमारी देश में हम आज दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, थोड़े दिनों में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। ठीक है। हमारी देश में लगभग 140 करोड़ लोग रहते हैं, ये दुनिया की आबादी की एक प्रकार से 1/6 पॉपुलेशन है। इतने बड़े बाजार के लिए जो आवश्यकता है, उसके लिए खुद को एक प्रोड्यूसिंग स्टेट करके बनानी पड़े खुद को, इसलिए हमारी खुद की इनोवेशन चाहिए। अटल टिंकरिंग लैब से लेके, अटल इनोवेशन मिशन से लेके, हमारी सारे IITs, IIC जैसे इंस्टीट्यूशन, IISER जैसे इंस्टीट्यूशन, उनको अभी प्रायोरिटी दिया गया है। आपकी PhD पहले भी होती थी, PhD पहले एकेडमिक्स होते थे, अभी हमारी प्रायोरिटी PhD प्रोडक्ट सेंट्रिक हो, इनोवेशन हो, हमारी आवश्यकता को, हमारे नेशनल मिशन है, नेशनल प्रायोरिटीज है, नेशनल प्रायोरिटीज आधार पे PhD हो,
टेक्नोलॉजी, डीप टेक्नोलॉजी यहीं आए। भारत के विद्यार्थियों ने, भारत की युवा शक्ति ने कई बार अपनी ताकत दिखाई है इनोवेशन में, अपने डीप टेक रिसर्च में। ठीक है, ये भारत में आके हो, ये हमारी प्रायोरिटी है। आज के दिनों में मैंने एक चीज गिना सकता हूँ, हमने मातृभाषा आधारित शिक्षा, स्कूल से लेके उच्च शिक्षा तक, विश्व के जो बड़े बड़े अर्थनीति बने हैं उन्होंने अपनी ताकत ज्ञान के आधार पे, नॉलेज के आधार पे, डीप टेक्नोलॉजी को रिसर्च करते हुए निकाला। ये सब करते हुए उन्होंने अपने मातृभाषा पे जोर दिया। इस बार की जो नई रणनीति बनाई जा रही है एनईपी 2020 में, स्कूल हो या हायर हो, भारत की मूलभूत चिंता की परिवर्तन करना, वैचारिक परिवर्तन करना, जिसको इन दिनों में माननीय प्रधानमंत्री ने कभी कहा, हमको मैकॉले मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। हमारी देश तब जाकर आत्मनिर्भर होगा। हमारी शिक्षा की हेतु क्या है? हेतु सिर्फ रोजगार नहीं, रोजगार सृजन करना। एक कोई रोजगार सृजन करेगा, 10 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये एक पैराडाइम शिफ्ट हम नई एजुकेशन पॉलिसी में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी इतने सहज तरीके से ये बात कहते हैं, इनफैक्ट जो स्पीच में वो ये बात कह रहे थे, मैं वहीं बैठी हुई थी जब उन्होंने कहा कि हमें मैकॉले के माइंडसेट से बाहर निकालना है और मैं 2035 तक इस पर ताला लगाना चाहता हूं, वो भी कहा उन्होंने। लेकिन उसके बाद भी इतना विरोध हुआ, उसके बाद में तुरंत चेन्नई गई थी ऐसे ही कॉन्क्लेव के लिए। इतना विरोध वहां स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन के द्वारा हुआ, यही बोल के कि प्रधानमंत्री किस तरीके से इंपोज करते हैं हिंदी हमारे ऊपर। आप कितना भी समझा लो धर्मेंद्र प्रधान जी, आप या तो आप समझा नहीं पाते हैं या पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। ये सवाल बार मेघा जी, मैं मेघा जी आपको और स्टालिन जी दोनों को समझा नहीं पाता। नहीं, आप मुझे समझा लेते हैं। मैं आपकी माध्यम आपको भी समझाता हूँ। पहले आप ही समझाना सहज है, आप रिजनेबल हो। देखो, मैं अभी तमिलनाडु जाके आया हूँ, पोंगल के दिन में तमिलनाडु में था। सोए को जगाया नहीं जा सकता है, ये स्टालिन महाशय सोए हुए हैं। आप लोग थोप नहीं रहे। हम बिल्कुल, कहाँ बताओ ना, हमने मातृभाषा में पढ़ाई का विषय एनईपी में कहा जी। तमिलनाडु में मातृभाषा क्या होगी? उन्हें हिंदी से प्रॉब्लम हो रही है ना। हिंदी हम बताते ही नहीं ना, पढ़ो करके। हिंदी आप पीछे के दरवाजे से घुसा देते हैं। अभी देखो आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा नवोदय विद्यालय तो हमारी समय की खुली हुई स्कूल नहीं है। जब वो लोग, उनकी ताकत में कांग्रेस पार्टी केंद्र में था, तब ने उन्होंने नवोदय विद्यालय खोला। नवोदय विद्यालय को उन्होंने वहां खोलने नहीं दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको खोलो नवोदय विद्यालय को तमिलनाडु में, हमने थोपा। हमने तो अभी सीबीएसई को यह आग्रह किया है, आप विद्यार्थी अगर आग्रह प्रकाश करेगा, आप उसको पढ़ाने का माध्यम से 5th स्टैंडर्ड तक तो आपको उनकी मातृभाषा में करना ही चाहिए। 8th स्टैंडर्ड तक होने से और बढ़िया है जी। ये हमारी सीबीएसई की एलानिया पॉलिसी है, एनईपी की यही रिकमेंडेशन है। हम किसी भी राज्य के ऊपर कोई भी भाषा को थोप नहीं रहे। तमिलनाडु की सत्ताधारी दल और उनकी इलेक्शंस आ रहे हैं सर, ये चुनावी स्टंटबाजी उनकी है। तमिलनाडु शुरू हो गए ऑलरेडी, ये पहले से ही करके आए हैं। अभी वो बच्चों की भविष्य के साथ खेलते हैं। विज्ञान ये कहती है, जो बच्चा जितने ज्यादा भाषा समझेगा वो उतना ही आत्मविश्वासी होगा। मेघा जी, आपको हिंदी भाषाभाषी हो, आपको हिंदी अच्छी आती है, आपको इंग्लिश अच्छा आती है, आपको मैं उड़िया कहूं तो आप उसको समझते हो, आप बंगाली और अच्छे, आप एबीपी हो, एबीपी की सारे लोगों को तो बंगाली समझना ही पड़ता है थोड़ा थोड़ा। मैनेजमेंट की भाषा है, ये हमारी विशेषता, ये हमारी सुंदरता है। बहुभाषी होने से विद्यार्थी पारंगम होता है, कॉम्पिटेंट होता है, यह वैज्ञानिक विश्लेषण है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जी को सिर्फ राजनीति करना है, उनको तमिलनाडु की स्वार्थ के साथ विशेष करके। अभी तो वेस्ट बंगाल में दीदी भी कह रही है। देखो, दीदी की बात कम करो तो अच्छा है। क्यों दीदी की बात कम करो? मुझे लग रहा है आपको वहां पे काम पे लगाया जाने वाला है। ना, दीदी की समय समाप्त होने वाला है। नई उदय बंगाल में होने वाला है। दीदी का समय समाप्त होने वाला है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जरा बताएं। लोग चाहते हैं, मैं देखो, मैं राजनीतिक तरीके से बिल्कुल नहीं कहता हूँ। मैं स्पष्ट रूप में बंगाल की जो खबरें आती हैं, मैं देखो, मैं तो कैसे, कितनी सीट जीतने वाले हैं धर्मेंद्र प्रधान जी? इतनी मैं देखो, मैं ज्योतिषी, आप मेघा जी, आप मेरे से तो आपका पुरानी दोस्ती है, थोड़े बहुत मेरे को जानता हूं। मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मैं कोई नंबर के गेम पे नहीं फंसता हूं, मैं बिग पिक्चर देख पाता हूं। मैं भारत की कई सारे इंस्टीट्यूशंस में घूमता हूं, मैं जाता हूं, जहां जाता हूं मैं कोशिश करता हूं उस कैंपस में रह जाऊं। सुबह मैं टहलता हूं और वहां बच्चे आ जाते हैं, उनको खबर रहता है कि मैं वहां रात को आता हूं। मैं जैसे बेंगलुरु IISc में जाता हूं, मेरे को सुबह मेरे वॉकिंग क्लब है बंगाल की स्टूडेंट।
मैं उनको पूछता हूँ, भाई तुम बंगाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी है, वहां इतना इतना IIT खड़गपुर है और बढ़िया इंस्टीट्यूट है, वहां छोड़ के क्यों आते हो? सारे बंगाल के मेधावी स्टूडेंट बंगाल छोड़ के आज बाहर आना पड़ रहा है। बंगाल में वो इकोसिस्टम नहीं है जो बंगाल एक समय में देश को लीड किया था, प्रेसिडेंसी कॉलेजेस एक्सेट्रा जो लीड किया था। बंगाल आज पढ़ाई के दृष्टि से, एडवांस रिसर्च की दृष्टि में, टेक्नोलॉजी की दृष्टि में बाहर आना पड़ता है। हमें उसको स्थापित करना है। वो बेचैनी हम दिख पा रहे हैं, इसीलिए बंगाल में परिवर्तन होगा, यह स्पष्टता से कह रहे हैं। पता ही चल जाएगा सर, अब 2-3 महीने की बात है। लेकिन क्योंकि हम यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे थे, और पूरे देखिए युवा कॉन्क्लेव है, यूथ कॉन्क्लेव है, कितने सारे कॉलेज के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। सर थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है, लेकिन आप जरा बताएं, हम इतना एक्सपेंशन कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा दुबई में कैंपस आपने खोला, लेकिन उसके बावजूद सर कहाँ परेशानी हो जाती है कि जब हम टॉप 100 यूनिवर्सिटीज ढूंढते हैं दुनिया की, भारत का IIT जो हमारा सर्वोच्च है वो भी 123 नंबर पे मुझे दिखता है। टॉप 100 में हमें हमारा ना कोई कॉलेज दिखता है, ना कोई इंस्टीट्यूट्स दिखता है। कहाँ कमी हो रही है सर? देखो, और 11 साल से सत्ता में आप लोग, जब 2014 में हम लोग आए तब 10-11 इंस्टीट्यूशन QS रैंक के अंदर होते थे। ठीक है। 2026 में इसके नंबर बढ़ के हो गया 54। ये हमारा क्वांटम जंप है। हम जो QS रैंकिंग में और टाइम्स में जो हम लोगों की पिछड़ जाते, उसके कारण मैंने ढूंढा। हमारी 2 कारण से हम लोग पिछड़ जाते हैं। एक ओवरऑल ब्रांडिंग, हमारी एजुकेशन के उद्देश्य व्यवसाय नहीं है, हमारी एजुकेशन का उद्देश्य पब्लिक फंड से गरीब बच्चों को पढ़ाना। ये एक, उसमें से हम थोड़ा पिछड़ते हैं। दूसरा, हमारे वहाँ बाहर के बच्चे कम पढ़ते हैं। QS रैंकिंग में एक बड़ा पॉइंटर है, बड़ा उनका वेटेज है। जितने ज़्यादा बाहर के विद्यार्थी पढ़ेंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, वो QS रैंकिंग में उसको उतना मार्किंग मिलेगा। जो बड़े बड़े एजुकेशन डेस्टिनेशन आज दुनिया में है, अमेरिका हो, या लंदन हो, अन्य यूरोपियन कंट्री हो, या ऑस्ट्रेलिया हो, या कनाडा हो, इनके वहाँ बाहर के स्टूडेंट पढ़ते हैं, इसीलिए वो थोड़ा आगे जाते हैं। लेकिन हमारे देश इतने बड़े हैं, हमें उस ग्लानि में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा। आप रिसर्च कितने निकलते हैं, मैंने स्वीकार किया, हमारे रिसर्च अभी थोड़ा एकेडमिक ज़्यादा है, अच्छे होते हैं। हमारे देश के नौजवान बहुत गहराई से चीज़ों को ढूंढते हैं। हमें उनको प्रायोरिटाइज करने के, आप थोड़ा उसको इंडस्ट्री के लिए करो, प्रोडक्ट के लिए करो। हम इस बार लक्ष्य रखें 500 इंडस्ट्री स्पॉन्सर। सरकार तो काफ़ी मात्रा में रिसर्च में पैसा खर्चा करती है। ANRF में हमने पार्टनरशिप लिया है, हमने RDI रिसर्च डेवलपमेंट फंड बनाया, उसको भी हम प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करके रखे हैं। हमारे देश में मोदी जी के कारण हमने इनोवेशन को एक सब्जेक्ट बनाई है। इसमें हमारी देखो, मैं अगर 2 और एग्जाम्पल आपको दूंगा। 2014 में स्टार्टअप में हम कहाँ थे? आज 1.5 लाख से ज़्यादा, 1,70,000 तक स्टार्टअप हम लोग बना चुके हैं। यूनिकॉर्न हजारों में बन चुकी है। हमारे देश में इनोवेशन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी नंबर ऊंचा पे उछटते जा रहे हैं। पर क्या ये गलत विश है रखना कि क्या हमारे देश में भी ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटीज हो, हार्वर्ड हो? देखो, आप मेरे पास ऑक्सफोर्ड से ज्यादा, मेरे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और मेरे IITs, मेरे कई NIT, पुणे की COEP, मेघाजी में जिम्मेवारी के साथ कहते हैं, विश्व के कई बड़े बड़े इनोवेटर पुणे की COEP के स्टूडेंट है। विश्व के कई बड़े बड़े अच्छे इनोवेटर्स हमारे जादवपुर यूनिवर्सिटी के हैं। कई सारे हमारे विश्व की कहीं भी जाओ इकोनॉमिक हॉटस्पॉट में, लीडरशिप में कौन बैठा है? हमारे IITian बैठे हैं। आज IITs, हम आज आखिर भारत की IITs विश्व में डिमांड में है। हमने आज अबू धाबी में IIT खोला, हमने जांजीबार में, तंजानिया में IIT खोला, हमने IIM खोला दुबई में। आज हम अन्य देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट जाने के लिए। देखो, कोई बाहर की एजेंसी की रेटिंग में आप इतना ओवररेट मत करो। हमारी देश की अनेक मेधा शक्ति आज विश्व के कई सारे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के एक्टिव प्लेयर है। देखो, हम लोग इन दिनों में हमारी इकोनॉमी जो इतने रोबस्ट तरीके से काम कर रहे हैं, हम विश्व की 4थे बड़ी इकोनॉमी हो गई। क्या सिर्फ हार्वर्ड से पढ़े हुए लोग मेरे देश की इकोनॉमी को बढ़ाएंगे? ये जो इसी की नाम है मैकोले मानसिकता से बाहर आना। हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे बच्चे, हमारी कॉलेज, हमारी मातृभाषा में पढ़ने वाले बच्चे अच्छे कर रहे हैं, कर भी सकते हैं। ये विश्वास मेरा तो है, आपका भी होनी चाहिए। मेरे बच्चों पे मेरा विश्वास है।